चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12वीं के हिंदी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है कड़वक। हिंदी के पहला चैप्टर का नाम है कड़वक और एक काव्य खंड का पहला चैप्टर है जिसका लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कड़वक का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। चलिए तो आज इसके पहले कवि मलिक मोहम्मद जायसी की हम लोग जो भी जीवनी है उसके सारांश को हम लोग देखें। तो पहला इसमें मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वह अनुमानतः, क्योंकि किताब में स्पष्ट नहीं दिया है आप लोग, 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की अमेठी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की अमेठी में हुआ था। थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इसको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव में। और चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप इसके हम लोग देखें। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, जिसको मलिक राज अशरफ भी कहा जाता था। यहाँ मलिक है, मलिक राज अशरफ भी कहा जाता है, या मलिक शेख ममरेज के नाम से भी जाना जाता था उन्हें। चले इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए। कहता है मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम सूफी संत शेख मोहिदी, नाम क्या था? सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर था। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे, तो सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। ठीक है। और देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही रह जाता है कि मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं वह चेचक के कारण वो रूपहीन तथा एक बाईं आँख और एक कान से वह वंचित थे। इसके वजह से उन्होंने अपने ही घटना पर इस कविता की रचना किया है जिसका नाम है कड़वक। याद रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी चेचक के कारण कैसे थे? रूपहीन थी तथा बाईं आँख और कान से वंचित थे। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी के बचपन किसानी में, फकीरी में, वो अनाथ तथा फकीर साधुओं के साथ बिताए थे। उनका जो बचपन था वो किसानी करते थे, फकीरी करते थे, वो अनाथ थे तथा फकीरी साधुओं के साथ उनका जीवन व्यतीत हुआ। चलिए इनकी जो प्रमुख रचना है मलिक मोहम्मद जायसी का, वो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा, जिसको महारी बायसी के नाम से जाना जाता है, एक मसला नामा इत्यादि था। याद रखिएगा, पूछा जाता है पद्मावत किसकी रचना थी, तो बताइएगा आप लोग मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। अब चलें ये पद्मावत था क्या? तो पद्मावत आप लोग एक मूवी भी बना है उस पर, पद्मावती, आप लोग देखेंगे तो उसको बहुत बेहतर है और आसानी से समझ में आता है। तो पद्मावत में चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की रानी, सिंहल द्वीप यहाँ लिखा हुआ है, सिंहल द्वीप की रानी पद्मावती की प्रेम कथा। पद्मावत में क्या है? पद्मावत कथा में चित्तौड़गढ़ का राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की रानी पद्मावती का प्रेम कथा का वर्णन किया गया। चलिए इसके जो लेखक का जो परिचय थे हम लोग यहाँ पर दिए। इसके बाद इसमें पढ़ने के बाद जो आप लोग पढ़े हैं उसमें कुछ प्रश्न उत्तर बनते हैं, उसको भी हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्न और उत्तर को हम लोग आज यहाँ आंसर को चलेंगे। चलिए देखेंगे। पहला इसमें कड़वक
में क्वेश्चन है, कवि ने अपने एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो कवि, क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण स्वच्छ और निर्मल चित्र बनाता है। जैसे आप लोग दर्पण में ना निहारिएगा तो एकदम साफ सुथरा जैसे आप हैं उसी तरह के चित्र बनाता है। ठीक उसी प्रकार कवि अपने छवि को साफ और स्पष्ट दर्पण में देख पाते हैं, जैसे कि रूपमान व्यक्ति देख पाते हैं। जिस तरह से एक सुंदर पुरुष आईने में देख पाते हैं स्पष्ट और स्वच्छ चित्र, उसी तरह से कड़बक लिखे हुए जो मलिक मोहम्मद जायसी वो भी अपने चित्र को देख पाते हैं। इसलिए कवि सुंदरता पर बल ना दे करके गुण और कर्मों पर बल देते हैं। कहते हैं कि मेरा एक आँख जो है और एक कान से बहरा है और मेरा जो चेचक होने के कारण रूप जो है अच्छा नहीं है, इसके वजह से कवि ने गुण और कर्मों पर बल दिया है। और इसी के वजह से कवि ने अपने एक आँख की तुलना दर्पण से की है कि इस तरह से दर्पण सब स्वच्छ और साफ चित्र प्रस्तुत करता है, उसी तरह व्यक्ति अपने कर्मों से साफ और सुथरा दिखता है, ना कि रूप से। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? देखिए कवि ने कलंक, कांच और कंचन शब्द का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट किया है। सही बात है। कलंक शब्द के चर्चा करते हुए कवि लेखक कहते हैं कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी संसार को रोशनी देता है। सही बात है कि वह चंद्रमा में कहा जाता है कि उसमें दाग है, फिर भी वह संसार को रोशनी देता है। अतः गुणवान में भी कुछ अवगुण भी होते हुए हो तो उसके गुण के आगे अवगुण छिप जाते हैं। कोई भी अच्छे व्यक्ति होते हैं, वह अच्छे काम करते हैं तो उसमें जो बुराइयां होती है वह छिप जाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। वो कांच से था, दूसरा कंचन या पहला था, इसमें देख लेते हैं, पहला था कलंक। ठीक है, कलंक होते हुए भी चंद्रमा में छिप जाता है। और दूसरा कांच। देखिए कभी कांच शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कच्चा सोना को गलाकर असली सोना में बदल दिया जाता है, जिस तरह से कच्चा जो सोना होता है उसको उसमें तांबा वगैरह मिला करके उसको 22 कैरेट में बदल दिया जाता है, उसी प्रकार इंसान बिना संघर्ष, तपस्या और त्याग के बिना सफलता नहीं मिल सकती है। जिस तरह से सोना को गला करके उसमें टेम्परेचर दे करके अच्छी सोने में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी तरह व्यक्ति बिना संघर्ष की, तपस्या के और त्याग के सफल नहीं हो सकता। चलिए आगे इसमें देखें कंचन के बारे में क्या कहते हैं। कभी कंचन शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि जैसे शंकर के त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर, जैसे शंकर के त्रिशूल द्वारा जो सुमेरु पर्वत का, देखिए आगे लिखा हुआ है, सुमेरु पर्वत सोने का हो गया था, वैसी सज्जन के संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठ बन जाता है। जैसे आप कितना भी बुरे हैं, लेकिन आप जैसे ही बेहतर व्यक्तियों के साथ रहेंगे वैसे ही आपका धीरे धीरे सोच जो है बदलते चले जाएगा। चलिए अगला तीसरा जो क्वेश्चन है इस पाठ का, उसके ओर चले। कहता है पहले कड़बक में व्यक्ति व्यंजित जायसी की आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। पहले कड़बक में कभी आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि दाग तो चंद्रमा में भी है, अभी ऊपरी लाइन में ही था, फिर भी वह सारा जग को प्रकाशित करता है। त्रिशूल तो भी सुमेरु पर्वत में लगे थे, फिर भी वह सोने का हो गया था। पानी तो समुद्र का भी खारा है, फिर भी वह अशुद्ध और अपार है। मतलब खारा है फिर भी इतना सारा है कि उसको मापा नहीं जा सकते। अतः ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों में अवगुण होने के कारण उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। सही बात बताए हैं कि जो व्यक्ति में अवगुण होने के कारण उसके गुण समाप्त नहीं होते हैं। चलें इसके बाद हम लोग इसके चौथे प्रश्न को देखते हैं। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है? इच्छा का मर्म बताएं। लिखिए
कवि कहते हैं कि जगत में जो नश्वर है केवल कृतियाँ ही अमर रह जाती हैं। जिस प्रकार पुष्प अपने शरीर को त्याग देता है किंतु उसकी सुगंध रह जाती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति जन्म लेकर अपने कृति को से ही अपनी पहचान छोड़ जाती है। अतः कभी भी अपने कृति से अपने आप को याद करने की इच्छा व्यतीत करते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि अरे पुष्प भी मर जाता है परंतु उसकी सुगंध तो रह जाता है, और जन्म लेकर अपने कृति अपने कर्मों से पहचान व्यक्ति छोड़ जाता है। और कवि कहते हैं कि मेरा जो रचा हुआ कृति है वही मुझे याद करने के लिए अत्यधिक है। चले इसके बाद हम लोग भाव स्पष्ट करने के लिए है कि देखिए इसमें कुछ व्याख्या है उसको और हम लोग चलेंगे। और देखिए पहला जो है, जो नहीं अवध डांभ ना होई तो नहीं सुगंध बसाई न सोई। तो सबसे पहले जो भी आपको व्याख्या पढ़ने के लिए मिलेगा, सबसे पहले इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है। तो यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कविता कड़बक से लिया गया है। जिस कविता हम लोग पढ़ेंगे उसमें पाठ का नाम और जो लेखक है उनका नाम लिखना पड़ता है। इसके करने के पश्चात आपको नंबर अच्छे से मिल पाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आम में सुगंध आने के लिए मजरियों का निकलना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार बिना दोष के पुरुष में गरिमा नहीं आती है। चले आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा कहते हैं रक्त के लय का क्या अर्थ है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वह अपने काव्य को रक्त के लय लगा कर लिखा है। कवि कहते हैं कि मैंने जो भी इस कविता में अपने लाइनों को लिखा है, पंक्तियों को लिखा है, अपने खून के लय से लिखा है और इसमें नैन जल से भिगोया, मतलब आंसुओं से इसे भिगोया है। अर्थात इस काव्य को लेखक ने अपने कलेजों के खून से रचा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें देखते हैं क्या है। मलिक मोहम्मद यही जबी जोरी सुनावा। यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। देखिए जोरी शब्द का प्रयोग कवि किस लिए किया है। कवि ने यहाँ जोड़ी शब्द का प्रयोग जोड़कर के अर्थ में किया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि इस कथा को जोड़कर सुनाया है और जिसने भी ये सुना है उसे प्रेम का पीड़ा का अनुभव हुआ। कहे हैं कि मैंने अपने इस कविता को रक्त के लिए लगा करके लिखा है, अपने खून से लिखा है। जो व्यक्ति ने इस कविता को सुना है उसे प्रेम के पीड़ा का अनुभव हुआ, यानी कि प्रेम में पड़ गया है। चलिए आगे इसके 8वें प्रश्न को देखें। दूसरे कड़बक का भाव सुंदर स्पष्ट। दूसरे कड़बक में कवि कहते हैं कि मैं पंक्ति की रचना में पंक्तियों को रक्त के लिए लगा कर के जोड़ा है और इस नयन जल से भिगोया, यानी कि आँख आंसुओं से भिगोया है। कर्म के आधार पर कहते हैं कि अब ना ही राजा रतन सेन और ना ही पद्मावती रानी है और न ही वो बुद्धिमानी सुआ। सुआ मतलब होता है सुगा, जिसको हम लोग तोता कहते हैं। सुआ मतलब याद रखिएगा तोता है। और ना ही वो राघव चेतन है और ना ही अलाउद्दीन खिलजी है। ये सब का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसमें कोई नहीं रहा परंतु उसके यश के रूप में उसकी कहानी रह गई। और कवि कहते हैं कि फूल मर जाता है परंतु उसकी खुशबू रह जाती है। अर्थात कवि कहते हैं कि एक दिन वह नहीं रहेंगे परंतु उसकी कृतियाँ याद के रूप में रह जाएगी। चलें आगे देखें व्याख्या जो है। व्याख्या में पहला जो है कहता है क्या, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जस फूल मरे पर मरे न वासो। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 द्वारा रचित कविता, भाग 2 इसमें जैसी नहीं होगा, भाग 2 द्वारा रचित कविता, दिगंत भाग 2 द्वारा रचित कविता कड़बक से लिया गया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पुष्प अपने शरीर को त्याग देता है परंतु उसके सुगंध समाप्त नहीं होता है। फूल मरे मतलब फूल मर जाता है, मरे न वासो। पर उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी मर जाने के बाद भी याद किए जा सकते हैं, यानी कि उसके अपने कर्मों के आधार पर, वो अपने कार्यों के आधार पर कि उन्होंने कैसे कार्य किए हैं उसके आधार पर वो याद किए जाते हैं। चलिए तो बस